नमस्कार, मैं हूं टीना झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को देखते हैं इस बुलेटिन में। जापान में हो रहे क्वाड सम्मेलन में आज भारत ने दक्षिण चीन सागर में सभी देशों के लिए बाधा रहित आवागमन, इस क्षेत्र में बसे देशों की संप्रभुता और अखंडता की जोरदार वकालत की। इस बैठक में हिस्सा लेने टोक्यो पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश मंत्रियों की मुलाकात में संयुक्त राष्ट्र में सुधार और आतंकवाद जैसे अहम मुद्दे भी उठाए। क्वाड समूह में भारत और जापान के अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। टोक्यो में आयोजित क्वाड सम्मेलन के पहले दिन भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक व्यापार, शांति और कोविड-19 महामारी जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के मसले को भी प्रमुखता से उठाया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र मुक्त और आबादित होना चाहिए। कुछ ऐसे ही विचार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों ने भी व्यक्त किए। As vibrant and pluralistic democracies with shared values, our nations have affirmed collectively the importance of maintaining a free, open and inclusive Indo-Pacific. We remain committed to upholding the rules-based international order underpinned by the rule of law, transparency, freedom of navigation in international seas, and respect for territorial integrity and sovereignty and peaceful resolution of disputes. This important step in the continuing evolution of the Quad signals our steadfast commitment to working together to promote an open, inclusive and resilient Indo-Pacific. The Quad has a positive agenda. It's a diplomatic network that assists us as democracies to align ourselves in support of shared interests. सम्मेलन में हिंद प्रशांत के अलावा हिमालय क्षेत्र में चीन के दखल समेत कई अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन का एक तरफा बर्ताव इस क्षेत्र में तनाव का कारण बन रहा है। I also look forward to renewing our resolve to protect our precious freedoms and the sovereignty of the diverse nations of the region. As partners in this Quad, it is more critical now than ever that we collaborate to protect our people and partners from the CCP's exploitation, corruption, and coercion. We've seen it in the South and East China Seas, the Mekong, the Himalayas, the Taiwan Strait. These are just a few examples. माइक पोम्पियो ने कोविड-19 महामारी के लिए सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार ठहराया। When we met now last year, the landscape was very different. We couldn't have imagined a pandemic that came from Wuhan. That crisis was made infinitely worse by the Chinese Communist Party's cover-up. The regime's authoritarian nature led its leaders to lock up and silence the very brave Chinese citizens who were raising the alarm. America stands with each of you as we work to achieve victory over this horrible pandemic and rebuild our economies together. बैठक में बेल्ट एंड रोड परियोजना की आड़ में चीन की शोषणकारी नीतियों पर भी गंभीरता से विचार किया गया। इसके साथ ही चारों देशों और दुनिया के दूसरे देशों के बीच कनेक्टिविटी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद, साइबर क्राइम और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे मुद्दों की तरफ सभा का ध्यान खींचा। क्वाड समूह के देशों ने स्वास्थ्य, स्थिरता और क्षेत्र की संपन्नता के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमति जताई। क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने आए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अलग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और बेरोक-टोक आवाजाही के लिए अनुकूल माहौल बनाने पर मिलकर काम करने पर सहमति जताई। मुलाकात के दौरान कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भी सहयोग पर सहमति हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात काफी सौहार्दपूर्ण रही और दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के लिए काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। आज पटना में एक साझा प्रेस वार्ता के दौरान सीट बंटवारे को लेकर ऐलान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है।
प्रदेश के कुल 243 विधानसभा सीटों में से 122 सीटें जेडीयू और 121 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। हाल ही में जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी एनडीए के साथ आई है। जनता दल यूनाइटेड अपने हिस्से की 122 सीटों में से 7 सीटें हम पार्टी को देगी, जबकि मुकेश साहनी की विकासशील इंसाफ पार्टी के साथ बीजेपी की सकारात्मक बातचीत चल रही है। ऐसे में तालमेल बैठने पर बीजेपी अपने हिस्से की 121 सीटों में से मुकेश साहनी की पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए सीट देगी। 2005 में और 2006 से जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, सब चीज समय पर करना शुरू किया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो। और हम लोग प्रारंभ से कहते रहे न्याय के साथ विकास, यानी समाज के हर तबके का उत्थान और हर इलाके का विकास, वही काम हम लोग करते चले आ रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। और इसके बारे में तो सबको पता है और किस तरह से हम लोगों ने काम किया, ये बता रहे थे अभी। ये ऐसा गठबंधन है और आज का संबंध नहीं है, 96 से लेकर आज तक बीच के कुछ 2-3 वर्षों के कार्यकाल को छोड़ दें, इतना लंबा अनुभव और कार्यकाल हम लोग का रहा है। तो कोई इफ एंड बट नहीं है और कोई बीजेपी जेडीयू और साथ में वीआईपी पार्टी और हम पार्टी, ये 4 दलों का गठबंधन है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन अटूट है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है और उनकी बिना अनुमति के एनडीए में न कोई आ सकता है और न कोई जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जदयू के साथ अटूट गठबंधन है। साथ ही हमारी विकासशील इंसान पार्टी से सकारात्मक बातचीत भी चल रही है। आप सब जानते हैं कि जेडीयू के साथ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी एनडीए गठबंधन का एक अहम साझेदार है। लोजपा हमारे सहयोगी थे, किंतु बिहार में भाजपा और जेडीयू का जो गठबंधन है उसमें श्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के चेहरे हैं। इसमें कोई भ्रम नहीं है। लोजपा नेता श्री रामविलास पासवान जी का हम सम्मान करते हैं। बिहार की 243 सीटों के लिए 3 चरण में मतदान कराया जाना है। इनमें पहले चरण के तहत 28 अक्टूबर को 71 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया भी जारी है। वहीं दूसरे चरण के तहत 3 नवंबर को 94 और तीसरे चरण के तहत 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 10 नवंबर को मतगणना होगी और चुनाव की प्रक्रिया 12 नवंबर तक पूरी की जाएगी। बिहार में विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। कोविड-19 महामारी के बीच त्योहारी मौसम को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भीड़-भाड़ वाले आयोजनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कार्यक्रमों के लिए बड़ी जगह की व्यवस्था, सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के अलावा मूर्तियों और ग्रंथों को नहीं छूने जैसे उपाय शामिल हैं, जिससे कोरोना वायरस से संक्रमण पर काबू पाया जा सके। मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर ही त्योहारों के लिए अनुमति दी जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्रों के निवासियों को अपने घरों के अंदर ही त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। साथ ही ऑर्केस्ट्रा को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कार्यक्रम स्थल पर सभी के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। हर समय न्यूनतम 6 फुट की भौतिक दूरी का पालन करने को भी कहा गया है। इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग पर भी जोर दिया गया है। और कोरोना महामारी के चलते करीब 7 महीने से बंद देश भर के सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुलने जा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिनेमा हॉल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी कर दी है। इसके तहत कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। कोरोना काल में पिछले 7 महीनों से बंद सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुलेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। इसके मुताबिक सिनेमा हॉल में 50% लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी। सुरक्षित दूरी का पालन करने के लिए हर दूसरी सीट खाली रखी जाएगी। फेस मास्क अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल के भीतर हाथ धोने और सैनिटाइजर का प्रबंध करना होगा। टिकट बेचने के लिए अधिकतर काउंटर खोले जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। खाने पीने का सामान पैक्ड ही मिलेगा और उसके लिए भी अधिक काउंटर खोले जाएंगे। हर शो के बाद सिनेमा हॉल को पूरी तरह से सैनिटाइज करना होगा। हॉल के भीतर AC का तापमान भी 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाएगा।
सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में हवा के आने जाने का भी इंतजाम करना होगा। हर शो से पहले और मध्यांतर में कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देशों से संबंधित 1 मिनट की फिल्म भी दिखाई जाएगी। सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर, इसका उपयोग बाध्यकारी है। एक कोरोना के संदर्भ में एक जागृति निर्माण करने वाली फिल्म 1 मिनट की या अनाउंसमेंट या तो शो के पहले भी और मध्यंतर के पहले और मध्यंतर के बाद ये दिखाना कंपलसरी है। 2 शोज में स्टैगर्ड टाइम टेबल चाहिए कि पूरा हॉल सैनिटाइज होकर दूसरे लोग आकर बैठेंगे और आने जाने वालों का ज्यादा संपर्क नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से विचार विमर्श कर ये एसओपी तैयार की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इनका सख्ती से पालन होगा और सिनेमा हॉल आने वाले लोग कोरोना से सुरक्षित रहते हुए फिल्मों का आनंद ले सकेंगे। देश में पिछले 2 हफ्ते में कोविड के सक्रिय मामलों में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वायरस को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे प्रभावी कार्यों से संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख से नीचे बनी हुई है। कुल संक्रमित मामलों में से 13.75% मरीज ही अभी अस्पताल में भर्ती हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में ये 84.70% हो गई है। देश में अब तक 8 करोड़ 11 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 75,787 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 56,62,000 से ज्यादा हो गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 84.70% हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 61,267 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 66 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 884 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 1,03,569 हो गई है। अभी देश में कोरोना के 9,19,023 सक्रिय मामले हैं, जबकि मृत्यु दर 1.55% है। और पिछले 2 हफ्तों में देश में कोरोना के 10 लाख से कम सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर 84% से अधिक हो गया है। औसत दैनिक कोरोना वायरस के पॉजिटिव रेट में कमी आई है। नई रिकवरी रेट हाल के दिनों में नए मामलों की तुलना में अधिक रही है। वहीं एक सप्ताह में 80 लाख से अधिक टेस्ट किए गए हैं। एक्टिव केसेस जो हैं, यानी ऐसे लोग जो अस्पतालों में हैं या घरों में होम आइसोलेशन में हैं, अंडर मेडिकल केयर, उनकी संख्या पिछले 2 सप्ताह से 14 दिन से 10 लाख से नीचे बनी हुई है। इसके बारे में विस्तार में हम आपको आगे बताएंगे। और जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है और 84% अभी वर्तमान में है। जो रिकवर्ड केसेस हैं, जो लोग ठीक हो गए हैं, उनकी संख्या 56 लाख से अधिक हो गई है और ये विश्व की सबसे बड़ी संख्या है रिकवर्ड केसेस की। देश में 8 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट अब तक किए जा चुके हैं, 8 करोड़ 10 लाख से भी अधिक, और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी टेस्ट की संख्या है। साथ ही अगर इस सप्ताह के टेस्ट्स की संख्या को देखें तो 80 लाख टेस्ट हुए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में सक्रिय मामलों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में 77% सक्रिय मामले हैं। उसमें भी 3 राज्यों में 50% केस हैं। उन्होंने कहा कि देश के 25 जिलों से कोरोना वायरस से संबंधित 48% मौतें हुई हैं। 25 जिलों में से 15 जिले महाराष्ट्र में हैं। देश में 10 राज्य ऐसे हैं जहां 77% एक्टिव केसेस कंसंट्रेटेड हैं। इन 10 राज्यों में 3 राज्य ऐसे हैं जहां 50% एक्टिव केसेस हैं। अगर आप देखें, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला,
इन 3 राज्यों में देश भर के जो एक्टिव केस हैं, जो मैंने अभी आपको बताया 9,19,000 से कुछ अधिक, उस 9,19,000 का 50% 3 राज्यों में है। कुल कोविड की मृत्युओं का 48% मृत्यु केवल इन 25 जिलों में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए आयुष दवाओं का नया प्रोटोकॉल जारी किया। नए प्रोटोकॉल में कोविड-19 महामारी से बचाव के एहतियाती उपायों और उन विशेष दवाओं के नामों की जानकारी दी गई है जिन्हें कोरोना मरीजों को देने से उन्हें लाभ मिलता है। आयुष मंत्रालय ने ICMR और CSIR के साथ मिलकर इन दिशा निर्देशों को बनाया है। इनमें सबसे प्रमुख आयुष 64 को कोरोना वायरस के लिए सबसे ज्यादा कारगर बताया गया है। नई गाइडलाइन में पहली बार कोरोना से स्वस्थ हो चुके लोगों के लिए पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल भी जारी किए गए हैं। क्लिनिकल स्टडीज से यह साबित हुआ है कि अश्वगंधा, लौंग और गिलोय जैसी औषधियां सूजन कम करने, एंटीवायरल, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर हैं, जिससे कोविड-19 में बचाव मिलता है। ये जो प्रोटोकॉल है, इसके औषधि है, ये स्टैंडर्ड जो एडवाइजरी उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एडिशनल है। मतलब इसको लेने के बाद यदि किसी ने औषधि ली और फिर अपना मास्क लगाना बंद कर दिया या सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दिया तो वो चलेगा नहीं। इट इज इन एडिशन, ये एडिशनल है। तो इसको लेने के बाद ऐसी फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आनी चाहिए। उद्यमियों और नवाचार के क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आज राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार वितरित किए गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 12 क्षेत्रों की 35 श्रेणियों के लिए पहली बार ये पुरस्कार दिए। इनमें कृषि, शिक्षा, उद्यमिता प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, अंतरिक्ष, वित्त, खाद्य, स्वास्थ्य, उद्योग, सुरक्षा, पर्यटन और शहरी सेवाएं शामिल हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि इन पुरस्कारों के जरिए असाधारण काम करने वाले स्टार्टअप के साथ साथ युवाओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर काम करते हुए भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने की राह पर है। पुरस्कारों को अपने आप में बेहद खास बताते हुए उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब नए विचारों और काम के नए तरीकों को एक पहचान दी गई है। This ceremony clearly is a recognition and celebration of this new ecosystem that's being developed, and India today boasts the third largest startup ecosystem in the world with over 21 unicorns and over $50 billion raised in terms of startup capital support in the last 5 years. Speaks volumes for the effort that this team in the industry ministry has put in to make this a vibrant and enduring sector going forward. देश के श्रवण बाधित छात्रों के लिए NCERT की पाठ्य पुस्तक भारतीय सांकेतिक भाषा में उपलब्ध होंगी। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बीच इसे लेकर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। समझौते के तहत NCERT की हिंदी और अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों, हैंडबुक और अन्य पूरक सामग्री को डिजिटल प्रारूप में भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित किया जाएगा। इस मौके पर मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पिछले 6 सालों में दिव्यांगजनों के उत्थान और कल्याण के लिए बेहतरीन काम किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आज राजस्थान के कोटा में दत्तोपंत ठेंगड़ी के जन्म शताब्दी समापन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भारतीय किसान संघ में दत्तोपंत ठेंगड़ी के योगदान को याद किया। दत्तोपंत ठेंगड़ी भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक थे। भारतीय किसान संघ की स्थापना कोटा के दशहरा मैदान में की गई थी।
और कोई साधन नहीं, कार्यकर्ता नहीं, ऐसी अवस्था में किसान संघ को दिग्दर्शित करते हुए सब कार्यकर्ताओं के साथ चलाते 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 आज की स्थिति में लाना, जहां तक भारत के और केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के बैठकों में भी विचार विनिमय भी उसको बुलाया जाता है, एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, इस अवस्था तक उसको लाना, ये जो उपेक्षा और विरोध के कालखंड को पार करने का बाह्य दृष्टि से बड़ा कठिन उद्यम रहता है। उसमें वही हमारे एक तरह से नेता थे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के जवानों ने आज फुल ड्रेस रिहर्सल की। ये रिहर्सल 8 अक्टूबर को होने वाले वायुसेना दिवस के पहले की गई। इस साल का मुख्य आकर्षण राफेल विमान होगा। हाल ही में राफेल के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है। हवा में करतब दिखाते वायुसेना के जाबाज, जोश भर देने वाली ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की। 8 अक्टूबर को 88वें वायुसेना दिवस से पहले वायुसेना के जाबाज सैनिकों ने मंगलवार को फुल ड्रेस रिहर्सल की। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा राफेल विमान, जिसे पिछले महीने ही वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। प्रदर्शन के दौरान तेजस, जगुआर, मेघ, सुखोई, चिनूक और डॉनियर सहित कई अत्याधुनिक विमानों ने वायुसेना की ताकत का एहसास कराया। सूर्य किरण और सारंग विमानों की हैरत अंगेज कलाबाजी ने सबको रोमांचित कर दिया। पैराट्रूपर्स ने भी अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। साल 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। तब से हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में साल 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज को दिया जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों की खोज अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल से जुड़ी है। यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले रॉजर पेनरोज ने पता लगाया है कि ब्लैक होल के निर्माण को सापेक्षता के सिद्धांत पर समझा जा सकता है। यह सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। दूसरी तरफ हमारी आकाश गंगा के केंद्र में मौजूद एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक होल की खोज के लिए रेनहार्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।